मैं 28 महीने जेल में रहा, 2 साल 4 महीने जेल में। उधर एक पीड़ित था, उसको फैमिली को मिलने के लिए और उसका एक्चुअल आतरस में बूलगड़ी गाँव में क्या हुआ वो रिपोर्ट करने के लिए गया था। हमारा ऊपर UAPA 17, 18 और देशद्रोह बहुत तकरीबन 10-12 धारा लगाया हमारे ऊपर। 2 केस है मेरे ऊपर, एक PMLA केस है, एक ED का केस है। दोनों केस में हर 14 दिन में एक बार लखनऊ कोर्ट में पेश करना है, मतलब अदालत में पेश करना चाहिए। 28 महीने मैं जेल में रहा। उस टाइम मेरा 3 बच्चे था, तीनों माइनर था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट था इन लोग, और मेरा माँ बीमारी था। क्या एक भी मुस्लिम तंजीम ने आपकी तब से लेकर अब तक कोई पैसे से मदद की है? नहीं, कई मुस्लिम संगठन मुझे वो घर आया और हमको सोलिडारिटी देने के लिए आया, मतलब पैसा किसी से नहीं दिया। दोस्तों, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो एलो जर्नलिज्म करते हैं। हमेशा उनकी रिपोर्ट ऐसी होती है जिससे दंगा भड़क सकता है, आपस में नफ़रत फैल सकती है, लेकिन वो सब का सब ऐश कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो ईमानदारी से जर्नलिज्म करते हैं तो इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है। वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, तरह तरह की मुसीबतें झेलते हैं। हमारे साथ सिद्दीक़ कप्पन साहब हैं। ये हिंदुस्तानी जर्नलिज्म में बहुत ही मशहूर नाम हो चुके हैं अब, लेकिन बेचारे अपनी किसी रिपोर्ट की वजह से मशहूर नहीं हुए हैं। ये मशहूर हुए हैं, इनको जेल भेज दिया गया उस जुर्म के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ये बाहर तो हैं फ़िलहाल, लेकिन केस इनका अब तक चल रहा है। इनको कितनी परेशानियां हुई, क्या क्या झेला इन्होंने, इनका घर कैसे चल रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितनी मुसीबतें झेल रहे हैं, ये कहाँ ये काम कर रहे हैं, कैसे इनका गुजारा हो रहा है, ये सब जानने के लिए आज हम सिद्दीक़ कप्पन साहब से बात कर रहे हैं। कप्पन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप उस दिन आखिर हुआ क्या था? आप कहाँ जा रहे थे, फिर आपकी अरेस्टिंग हो गई? देखो, मैं 2020 में अक्टूबर 5 को हाथरस जाने था। हाथरस जाने के टाइम में मुझे मथुरा मांड टोल प्लाजा से पुलिस डिटेन किया। मतलब सुबह 10:30 बजे मुझे डिटेन करके पुलिस स्टेशन में, उधर पुलिस चौकी में रखा। शाम तक तकरीबन 6 बजे तक उधर बैठा हूँ, लेकिन 4 बजे के बाद पूरा पिक्चर चेंज हुआ। हमारा खिलाफ CRPC में 116, 151, 107 इस CRPC एक्ट के तहत हमको अरेस्ट दिखाया ये लोग। फिर नेक्स्ट डे हमको जेल भेजा सुबह 6 तारीख को जेल भेजा। अस्थाई जेल था उधर मथुरा में, फुल कटोरी स्कूल, उधर भेजा। नेक्स्ट डे हमारा ऊपर 7 तारीख को हमको दोबारा जेल कोर्ट में लेके आया, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश करके हमारा ऊपर UAPA 17, 18 और देशद्रोह बहुत तकरीबन 10-12 धारा लगाया हमारा ऊपर। उस टाइम पहले शुरुआत में पुलिस क्या बताया, हम उधर क्या है शांति भंगन, आपको मालूम होगा 151 मतलब शांति भंगन का दायरा है। शांति भंगन के नाम पर हमको जेल भेज दिया। तो आप तो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, शांति भंग वहाँ कहाँ हो रही थी? नहीं, हमको पता नहीं, अभी तक हमको नहीं मालूम। उधर एक पीड़ित था, उसको फैमिली को मिलने के लिए और उसका एक्चुअल आतरस में बूलगड़ी गाँव में क्या हुआ वो रिपोर्ट करने के लिए गया था। क्या धोखे से आपकी अरेस्टिंग हो गई? क्या एक प्लानिंग के तहत आपको अरेस्ट किया गया? या कभी कभी होता है ना, पुलिस बलि का बकरा किसी को बना देती है। आपको क्या लगता है, एस्केप गोट बन गए आप, बलि का बकरा बना दिया गया आपको, या कोई प्लानिंग थी आपके खिलाफ पहले से प्लानिंग चली, कुछ ऐसा शक हुआ आपको? देखो, मैं उस टाइम केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, केरला के एक पत्रकार एक संगठन था, वो दिल्ली में। हमारा केरला से 100 से ज़्यादा, आपको मालूम होगा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, बहुत मतलब नेशनल न्यूज़ सेंटर है, सोर्स है दिल्ली। इसलिए हमारा उधर से हर मीडिया से 1 या 2
जर्नलिस्ट, उनके लिए केरला का मलयालम न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ मीडिया हाउस के लिए काम करता था। ऐसा हमारा एक ग्रुप था इधर, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, उसमें सेक्रेटरी था मैं। उस टाइम दिल्ली दंगा और बहुत जामिया मिलिया में इशू और अमू में NRCC या हमारा शाहीन बाग में वो चल रहा था, वो मैं बहुत मतलब उसी रिपोर्टिंग करते थे। मेरा अरेस्ट के टाइम में उधर का लोकल इंटेलिजेंस मेरा पास पहले वो क्वेश्चन किया मुझे, वो पूछा आप क्यों शाहीन बाग रिपोर्ट किया, क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट रिपोर्ट किया, या NRCC में क्यों रिपोर्ट किया, कौन भेजा आपको। ऐसा एक मतलब ये हाथरस वाला मामला डाइवर्ट करने के लिए, आपको मालूम होगा हमारा दिल्ली में एक निर्भया केस था। निर्भया केस का एक आउटपुट क्या था, UPA सरकार सत्ता से बाहर आ गया। उसके पीछे अन्ना हज़ारे और केजरीवाल और बहुत टीम था, एंटी करप्शन का बारे नाम पे ये लोग ये उठाया, ये मामला उठाया, निर्भया मामला। ऐसा एक चांस हमारा सरकार, UP सरकार और सेंट्रल सरकार BJP RSS लोग सोचा ये हाथरस वाला मामला, निर्भया जैसा एक मामला तक मतलब ऐसा एक उठाएगा तो हमारा हम पावर में नहीं आएगा। इसलिए ये इशू डाइवर्ट करने के लिए एक केरला का एक जर्नलिस्ट है और मुस्लिम है, पत्रकार है, ये तीनों में एक अच्छा एक मिक्सिंग है। मुझे बताइए कुल मिलाकर आप कितने दिनों तक जेल में रहे? मैं 28 महीने जेल में रहा, 2 साल 4 महीने जेल में। जिस दौरान आप जेल में थे, आपके घर के जो खर्च हैं, फैमिली का खर्च, बच्चों का खर्च, वो कैसे चला, क्या क्या परेशानियां आई आपको? देखो 28 महीने मैं जेल में रहा। उस टाइम मेरा 3 बच्चे था, तीनों माइनर था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट था इन लोग, और मेरा माँ बीमारी था, आपको मालूम होगा माँ बीमारी था, उसको इलाज का खर्चा और बच्चों को एजुकेशन का खर्चा, ये हमारा KUWJ और कुछ हमारा मतलब वेल विशेस लोग, आम लोग, हमारा गांव का और पड़ोसी लोग, उसका मदद से हमारा खर्चा चल रहा था। आमतौर पे मैं अखबारात में देखता हूँ, जो उर्दू के न्यूज़पेपर हैं ख़ास तौर पे, उसमें छपता है कई मुस्लिम तंजीमों के बारे में कि उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, जेल से रिलीज़ करवाया, उनकी फैमिली को मदद कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, कुछ मुआवजा दिलवा रहे हैं। तो क्या एक भी मुस्लिम तंजीम ने आपकी तब से लेकर अब तक कोई पैसे से मदद की है? नहीं, कुछ मतलब कई मुस्लिम संगठन मुझे मतलब वो घर आया और हमको सोलिडारिटी देने के लिए आया, मतलब पैसा किसी से नहीं दिया हमको। किसी भी मुस्लिम तंजीम ने अब तक एक पैसा भी नहीं दिया? नहीं, कोई मदद नहीं की आपकी? नहीं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन था KUWJ और हमारा फैमिली मेम्बर्स, मेरा और मेरा वाइफ का फैमिली मेम्बर्स, वो मदद किया हमको। मतलब ये पूरा एक मतलब हमारा ट्रैवलिंग के लिए। देखो अभी मेरा केस ट्रायल का पोजीशन में शुरुआत में है। हर महीने 4 बार 2 केस है मेरा ऊपर, एक PMLA केस है, एक ED का केस है। दोनों केस में हर 14 दिन में 1 बार लखनऊ कोर्ट में पेश करना है, मतलब अदालत में पेश करना चाहिए। इसलिए 2 केस में महीने में 4 बार जाना है। उसमें भी खर्च होता होगा पैसा? उसमें देखो कम से कम आप ट्रेन में आएगा तो 3 दिन आ जाएगा। देखो 3 दिन ट्रेन आने जाने में 6 दिन, वो भी बहुत खर्चा है। और फ्लाइट में आएगा तो 7,000 से 10,000, मिनिमम 7,000, मैक्सिमम आपको मालूम होगा फ्लाइट का चार्ज, मतलब वेकेशन और वो डिपेंड अपॉन टाइम का उसमें है। इसलिए देखो कभी कभी 10,000 15,000 रुपये एक साइड के लिए। कालीकट से मेरा कालीकट है हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट, कालीकट से लखनऊ एयरपोर्ट तक 10,000 15,000 रुपया खर्चा करना है। जब इनकी अरेस्टिंग हुई थी तो बहुत हंगामा मचा था पूरे हिंदुस्तान में। तब तो बहुत सारे लोग इनकी हमदर्दी के लिए आए थे, कोई फेसबुक पर लिख रहा था, कोई ट्विटर पर लिख रहा था। लेकिन असल चीज़ होती है ये जानना कि इनका घर सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। फ़िलहाल सिद्दीक कप्पन साहब मुस्लिम मिरर नाम की एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ मुस्लिम के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पे, दूसरी ख़बरें भी होती हैं उस पर, लेकिन मुस्लिम के ताल्लुक़ से ख़ास ख़बरें होती हैं, उसको वो देख रहे हैं। लेकिन उस वेबसाइट से कितना गुजर बसर इनका हो जाएगा, कितना इनका काम चल जाएगा,
कितना पैसा इनको उससे हो जा रहा है, इनकी ज़िंदगी कटेगी, ये इतना आसान नहीं है। मुझे ये बताइए, जब आप अरेस्ट हुए थे तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, जो गैर मुस्लिम भी है, हिंदू जर्नलिस्ट और जो जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है वो, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो भी, उन्होंने आपके सपोर्ट में बयान कम से कम दिए थे, उनके बयान आए थे, रिपोर्टें आई थी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मैं जेल में और जेल के बाहर में मैं CPJ कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, वो बहुत मदद किया मुझे। और मैं जेल में था उस टाइम, प्रेस रिलीज, एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत ऑर्गेनाइजेशन अंदर से और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल और बाहर से भी बहुत लोग ऐसा सॉलिडारिटी दिया, वो भी हमारे रिलीज़ के लिए बहुत मदद की। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा आपको, सिद्दीक कप्पन साहब जब अरेस्ट हुए थे तो सिर्फ वो लोग नहीं जो इनसे हमदर्दी रख रहे थे, बहुत अच्छे लेवल के, हाई लेवल के जर्नलिस्टों ने भी उस ज़माने में इनसे हमदर्दी दिखाई थी, बहुत सारी इनकी खबरें आई थी। लेकिन हमेशा होता है, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। आज सिद्दीक कप्पन साहब का केस किस स्टेज में है ये आपको जानना चाहिए। इनकी फैमिली किस पोजीशन में है ये आपको जानना चाहिए। इनको पैसे की दिक्कत तो नहीं है, कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं है। और ख़ास तौर पे मुस्लिम तंजीमों से मेरी अपील है, चूँकि मैं ख़ुद एक उर्दू अखबार का ब्यूरो चीफ़ हूँ, मैं देखता हूँ आए दिन कई मुस्लिम तंजीमें ये ख़बर भेजती हैं, मैंने फ़लाँ की मदद की, मैंने फ़लाँ की मदद की, इतने पैसे दिए, उस फैमिली को इतने पैसे दिए। लेकिन सिद्दीक कप्पन जैसे ज़रूरतमंद के पास एक पैसा भी अब तक नहीं पहुँचा है। तो हम ये कैसे मान लें कि आप वाकई में इन लोगों की मदद कर रहे हैं? अगर वाकई में आप ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं जो झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, इनका अदालतों की कार्रवाई में पैसा खर्च हो रहा है, इनको फैमिली के लिए पैसे चाहिए, इनकी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे चाहिए, जो लखनऊ इनको जाना होता है इस अदालती कार्रवाई में उसके लिए पैसे चाहिए, तो ज़रा आप सिद्दीक कप्पन से मिलिए, उनके घर वालों से मिलिए और मालूम कीजिए कि क्या वाकई में इनको पैसे की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर है तो चूँकि आप लोग दावा करते हैं कि हम मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए। ये बेकसूर लोग हैं जो एक साजिश के शिकार हुए हैं। अदालत में कार्रवाई चल रही है, देर सवेर ये हो सकता है बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। इन्होंने अगर गलती नहीं की होगी तो बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये सिलसिला चल रहा है, इनको जो मदद चाहिए वो मदद इनको मिलनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम तंजीमें जो बार बार ये कहती है कि हम ऐसे लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है, इनसे मिल के मुझे ताज्जुब ये हुआ कि इनके पास किसी ने अब तक कोई भी मदद नहीं दी है। तो प्लीज़ सिद्दीक कप्पन साहब के हालात को जानिए और उनकी मदद के लिए आगे आइए।